देखिए बच्चों, 9th क्लास की जो बायो का मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आपको सेल क्या होती है, सेल किसने डिस्कवर की। मैंने लास्ट में बताया था कि सेल जो किससे बनी होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये बताए थे मैंने आपको। अब मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, वो क्या कहलाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या करती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है, बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल, जो किससे, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो उसके बाहरी पर्यावरण से इसको अलग करती है। क्लियर सुना रहा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान सुनिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछता आता है कि एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आंसर है इसका, फंक्शन है। ध्यान सुनिएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। समझ में आ गया आपको। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देता है, मतलब सेलेक्टेड, इसलिए इसको सेलेक्टिव पेरिमीटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देता है। फिर क्या लिखा है, फिर इसमें होता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, मतलब यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकता है। ये नहीं कि आपको किसी को भी अंदर आने देगा, नहीं। जैसे बाहर एक हम लोग गार्ड खड़ा करते हैं और उससे हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये उन्हीं को अंदर आने देगा जो जिन्हें हम जानते हों। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर कवरिंग होती है, तो वो भी क्या करती है, मटेरियल्स को इन और एग्जिट, इन्हें एग्जिट करती है, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने आने देती है, आने और जाने देती है। और जो कुछ अन्य पदार्थ हैं, वो जो उनको अंदर जाने से भी रोकती है। इसलिए इसको हमने बताया था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पूछा जाता है, ये भी तो फंक्शन हो गया। पूछा जाता है कि वाई इज सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर ये होगा, बिकॉज इट प्रिवेंट्स सम अदर मटेरियल या मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल एंड इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सेल। समझ में आ गया, ये इसका आंसर है, ये इसका फंक्शन हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जब तक आप बायो पढ़ेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सब जगह आपको ये अब वर्डिंग आएगी। अब देखिए, अब लिखा है कि जो सेल होती है उसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनमें सब्सटेंसेस की मूवमेंट कैसे होता है। अब देखो, या मतलब बाहर कैसे आते हैं सब्सटेंसेस, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर कैसे आते हैं। अब देखो, जैसे सम सब्सटेंसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, जो डिफ्यूजन जानते हैं ना, डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, उसको आने की और जाने की परमिशन देते हैं, आने और जाने की परमिशन देते हैं। किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा तो ये आप डिफ्यूजन के द्वारा ऐसा इनकी मूवमेंट होती है, बाहर जाते हैं। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेंगे
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कुछ सेलुलर वेस्ट होते हैं और जिनको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये सेल में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसके जो सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल। क्या लिखा है? कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। सुन लीजिए, कोशिका सेल के अंदर जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी होती है? ज़्यादा हो, जैसे जिसमें सेल बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है। तो अब इसके अंदर ज़्यादा बाहर कम, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस? तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये क्या होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा, किसके? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूजन के द्वारा CO2 से बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया? अब जब ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो O2 बाहर से, O2 बाहर से किसमें? सेल में डिफ्यूजन के द्वारा अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से सेल में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो गैसेस का एक्सचेंज है, सेल में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि जो मूवमेंट होता है या जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं और कैसे बाहर आते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा आते हैं। अब हम लोग अगर किसी और की जैसे बात करें, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफ्यूजन कहते कैसे, आप पूछ सकते हैं। तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर सर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे होगा इसको, तो आप लोग क्या इसको अच्छे से कर सकते हैं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कह सकते हैं कि अब ऑस्मोसिस क्या होता है? क्या होता है? ऑस्मोसिस इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच आ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू आ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आया आपको? जब अब ध्यान सुन लीजिए, जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ये हिंदी में बोल सकते हैं इसको। अगर ऑस्मोसिस को इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो बहुत ईजी है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर? अब ये सेलेक्टिव परेबल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया। आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको सेल वॉल समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसे लिखते हैं? सेल वॉल, अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा दिया, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं वो समझा दिया। इसमें इन और एग्जिट कैसे होते हैं, मूवमेंट कैसे किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल। प्लांट सेल में भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है। जैसे अभी बताया था मैंने आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। ऐसे ही प्लांट सेल में भी एक आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या होती है, एक आउटर कवरिंग, रिजिड आउटर कवरिंग होती है, इसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। समझ आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो भी आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल कहलाती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सेल वॉल कहाँ पर होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। क्या बोला मैंने, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किसको, प्लांट्स को। सेल वॉल समझ में आ गया। पहली बात तो प्लांट में होती है सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज को बनाने के अलावा, सेलुलोज पूछे कौन क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। समझ में आ रहा है। जब कोई प्लांट सेल वाटर को लूज करता है, या वाटर को लूज करता है किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, तो इसमें जो क्या होती है, जो इसमें सेल वॉल होती हैं वो क्या होती है, इसमें इसके कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब किसी प्लांट सेल में से ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर लूज होता है तो सेल मेम्ब्रेन, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन और उसके कुछ इंटरनल सब्सटेंसेस श्रिंक हो जाते हैं। इस इवेंट को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें लिखा है सेल वॉल। आप ध्यान से देखना, सेल वॉल परमिट द, आप ध्यान से देखना, फंक्शन आता है, व्हाट इज सेल वॉल, तो समझ आगे क्या होता है। अब सेल वॉल फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। मतलब ये फंजाई को, प्लांट्स को, बैक्टीरिया को क्या लिखा है, बिना फटे बनाए कम तनु विलयन में बनाए रखती है। मतलब जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में सेल्स को उससे कम डाइल्यूटेड, मतलब उससे कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। और द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर इन द सेल वॉल। फिर सेल क्या होती है, फूल जाती है, बिल्डिंग अप द प्रेशर, फिर क्या बनाती है, उसके ऊपर दबाव डालती है, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। और जो सेल वॉल है वो फूली कोशिका के प्रति क्या डालती है, प्रेशर डालती है, और इसके कारण उसमें आसानी से वो जंतु कोशिका की अपेक्षा किसी परिवर्तन को सहन करती है, किसी भी परिवर्तन को सहन कर ले। मतलब जैसे कोई भी मौसम चेंज होता है तो उसको आसानी से इजीली सहन कर लेती है, किसके द्वारा, सेल वॉल के द्वारा। अब बात करते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस हैज़ आ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखा है, डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर, मतलब न्यूक्लियस चारों ओर एक डबल
लेयर का एक लेवल होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या लिखा है स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इनके द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, क्या चीज़, कोशिका के अंदर का, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जा पाता है। इन जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इनके ही द्वारा जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के बाहर जा पाता है। अब देखना ध्यान से, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। समझ आ गया। और इसमें द chromosomes contains information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA। हम इसके बारे में 10th में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें समझ लीजिए अभी से क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स में ही इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है डीएनए की, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए के फॉर्म में ये पेरेंट्स से बच्चों में, उनमें इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स आते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और डीएनए में जो सेल फॉर्मेशन होता है वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसकी होती है। डीएनए फॉर्मेशन में सेल फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको जो यूनिट होती है डीएनए की, वो जीन कहलाती है। डीएनए की यूनिट क्या कहलाती है, जीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए की जो यूनिट होती है वो जीन कहलाती है। और इन अ सेल विच नॉट डिवाइड दिस डीएनए प्रेजेंट इज, क्या लिखा है, जो कोशिका, जो सेल विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। डीएनए किस रूप में रहता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में, क्रोमेटिन सब्सटेंस के रूप में एग्जिस्ट रहता है या प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्या लिखा है, सेल इज अबाउट टू द डिवाइड। जब भी कभी भी सेल डिवाइड होती हैं तो ये क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्रोमोसोम्स डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट यही से है, क्रोमोसोम्स में इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डीएनए के फॉर्म में पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में ही सेल फॉर्मेशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन एक प्रकार का वेब होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह एक जाल का पिंड होता है, और जब कभी भी सेल डिवाइड होने होती है तो यह क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, इसमें जो कुछ भी सेल और न्यूक्लियस में मैं आपको बताया, अब इसमें कुछ एक चीज़ समझ, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी कुछ बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियस का एरिया बहुत कम क्लियर होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता, तो क्या होता है, जिसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसमें क्रोमेटिन सब्सटेंस होता है। क्या होता है, क्रोमेटिन
सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग क्रोमेटिन सब्सटेंस कहलाते हैं प्रोकैरियोटिस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लिक अनडिफाइंड न्यूक्लियर डिजाइन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोड, जैसे केंद्रकाय बोलते हैं हिंदी में। और सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसे सेल जिसमें या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोकैरियोटिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। समझ में आ गया? और इम्पॉर्टेंट है ये, और जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब अब आपको पता, आप पढ़ेंगे आप कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिस। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिस, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक। क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो गया। अब प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी नहीं होते। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होते? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नहीं होते। और ये बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं, पार्ट्स साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या परफॉर्म किए जाते हैं। और द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन वेसिकल बट नॉट प्लास्टिड्स। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में